नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल आप देख रहे हैं और इस वक्त कृषि दर्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार कृषि दर्शन में हम कुछ ना कुछ खास विषय के साथ अपने एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पर हाजिर होते हैं और आज हमारा जो विषय है वो है हिमाचल में सेब विपणन। वैसे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश खास तौर पर अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, सेब के लिए जाना जाता है और इसका हमारी आर्थिकी में भी एक विशेष योगदान है। खैर, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान बतौर एक्सपर्ट जो हैं वरिष्ठ विपणन अधिकारी मिस्टर अनिल चौहान जी। आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड खलीनी में ये कार्यरत हैं इस वक्त और आज इनसे हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो मिलने वाली हैं। अब जैसे कि हमने बात की सेब के बारे में, सेब विपणन के बारे में, सभी को मालूम है कि सेब सीज़न ऑलमोस्ट जो है स्टार्ट हो चुका है और इसके चलते काफ़ी तैयारियां सरकार की तरफ से भी रहती हैं, कृषक बागवानों की तरफ से भी रहती हैं। तो आर्थिकी की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है आर्थिकी में? सबसे पहले सभी किसानों बागवानों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपका प्रश्न है कि सेब का हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में क्या योगदान है, तो हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है वो मुख्यतः कृषि के ऊपर निर्भर है और हमारे प्रदेश की अधिकतम जो आबादी है वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है। कृषि और बागवानी में भी अगर हम बात करें तो यहाँ जो हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,75,000 लोग जो हैं, जो किसान परिवार हैं, वो सीधे तौर पर सेब की खेती के साथ, सेब की बागवानी के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग हिमाचल प्रदेश में 1,10,000 हेक्टेयर के ऊपर सेब की खेती की जा रही है। जहाँ तक स्टेट की आर्थिकी में इसका योगदान है तो जो हिमाचल का ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें लगभग 13% के करीब जो हिस्सा है वो कृषि और इससे जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं उनसे आता है और उसमें भी सेब का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर हम पूरे एस्पेक्ट को देखें कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों के सर्वप्रथम रोज़गार को देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कृषि और बागवानी के साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही लोगों के रोज़गार का ये मुख्य साधन है और प्रदेश की आर्थिकी में भी सेब के जो फसल है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि मैंने बात की तैयारियों की कि कृषक बागवान भी तैयारियां करते हैं, साल भर का ये एक सीज़न है ये जो कि पूरे साल भर इंतज़ार भी किया जाता है अच्छी फसल हो, अच्छा मुनाफा हो और अच्छे से जो है वो मंडियों तक भी पहुँचें। तो उसके लिए सरकार की क्या व्यवस्था रहती है कृषकों के लिए? कृषि जैसे लोगों की आर्थिकी कृषि के ऊपर निर्भर है तो सरकार भी इसके प्रति सजग है और विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, विभागों के माध्यम से किसानों की आर्थिकी को सुधारने के प्रयास निरंतर चले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग के साथ बागवानी का विभाग काफ़ी स्तर के ऊपर सेब की जो फसल है उसके उत्पादन को बढ़ावा देता है और उत्पादन के साथ साथ उस जो उत्पाद तैयार होता है उसका विपणन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है। जो हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड या उसके अंतर्गत कार्य करने वाली कृषि उपज मंडी समितियां हैं, इनका गठन हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत किया गया है। इससे पहले भी प्रदेश में विनिमय के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया था जिसको हमारा 1969 वाला एक्ट रेगुलेट करता था कि कृषि व्यापार हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन बदलते वक्त की ज़रूरतों को देखते हुए कुछ इसमें ये चेक किया गया कि कुछ बदलते वक्त में काफ़ी लोगों को आवश्यकता पड़ रही है जो कि हमारा पुराना अधिनियम जो है इसको पूर्णतः सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसलिए 2005 में कुछ नए प्रावधानों के साथ इस अधिनियम को दोबारा नोटिफाई किया गया और उसमें नई चीज़ें जो कि बदलते वक्त के साथ ज़रूरी हैं कृषि विपणन के क्षेत्र में, उसको इसके अंतर्गत लाया गया था। तो उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का एक राज्य स्तर के ऊपर गठन किया गया है और जो जिला स्तर के ऊपर विभिन्न कमेटियों को अधिसूचित किया गया है जिसे हम मार्केट कमेटी भी सामान्यतः तौर पे कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 10 कृषि उपज मंडी समितियों का गठन किया गया है जो कि अपने अपने क्षेत्रों में कृषि विपणन का कार्य देखते हैं। सेब के साथ साथ जो हमारे प्रदेश में और खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं या फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है तो उन सब चीज़ों
चीज़ों के लिए जो कृषि उपज मंडी समितियां हैं वो अपने लोकल स्तर के ऊपर कि उनके इलाके में किस प्रकार की कृषि विपणन का आधारभूत ढांचा तैयार किया जाए, वो समितियां निर्णय लेती हैं और उसके अनुसार ही मंडियों का निर्माण अलग अलग जगह के ऊपर उन फसलों के अनुसार किया जाता है। मतलब एक प्रॉपर कायदे से कि किसी को भी नुकसान नहीं हो और कृषक बागवान खास तौर पर उनके हितों के मद्देनज़र कुछ कानूनों का भी प्रावधान किया गया है, कुछ एक्ट्स भी हैं। और मार्केटिंग की जहाँ तक बात है, मार्केटिंग रेगुलेशन की बात जहाँ तक है, तो काफ़ी हद तक जो है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी सुविधा मुहैया करवाई है। अभी मैं मार्केटिंग रेगुलेशन के ऊपर मैं आऊँगी कि इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएं कि ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसका मेन मोटिव और एम क्या है। जैसे कि हम सबको विदित है कि कृषि उत्पादन का कार्य और इसकी मार्केटिंग विपणन का कार्य सदियों से चला आ रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ कुछ इसमें समस्याएं पैदा होना शुरू हुई। किसानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए नए नए स्तर के ऊपर अलग अलग प्रदेशों में कानून बनाए गए और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में ही 1969 में एक कानून बनाया गया था। तो कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले लोगों को कि इसमें कानून की क्या ज़रूरत है कृषि बागवानी में, जब तक ये सदियों से ये कार्य चला जा रहा था। तो प्रायः देखने में आता था कि किसान की अपनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती थी। को कहीं भी अपना उत्पाद बेचने में जाता था तो उसे कई तरह के उसके साथ ठगी वगैरह के केस सामने आते थे। उस चीज़ को कि किसानों के हितों को सुरक्षित किया जाए तो अधिनियम प्रदेश में लाया गया और उसके अंतर्गत मंडियां जो कि एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसमें कार्य कर सकें। उसमें जैसे मंडी में कोई भी कार्य होता है वो एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है कि किसान की उपज कैसे मंडी में आएगी, उसका तोल या उसका तोलन वगैरह का क्या प्रक्रिया रहेगी, उसका मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा, मूल्य निर्धारित होने के पश्चात जो उसकी उपज को कोई व्यापारी ले जाता है तो उसकी पेमेंट का क्या सिस्टम रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें कानून में लिखी गई हैं और उसके अनुसार ही मंडियों को विनियमित किया जाता है। वो जो जितनी भी सरकारी मंडियाँ हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं वो सारी की रेगुलेटेड मंडियाँ हैं और उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य किया जाता है। किसान को किसी भी समय अगर कोई ऐसा लगे कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी के चांसेस हो रहे हैं या उसके साथ सही तरीके से उसकी फसल को नहीं बेचा जा रहा है तो वो संबंधित कृषि उपज मंडी समिति में जो अधिकारी होते हैं उनके साथ वो शिकायत कर सकता है। और कानून में ऐसे सख्त प्रोविज़न किए गए हैं कि कोई भी उसके साथ अगर ऐसी धोखाधड़ी के कोई चांस सामने आता है तो जो डिफ़ाल्टर होता है उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई भी इसमें की जाती है। मतलब वो अपनी जो है समस्या या फिर जो कंप्लेंट है वो दे सकता है, रिटन में दे सकता है या वर्बली भी जा करके उनको इन्फॉर्म कर सकता है तो उसकी समस्या का निपटारा हो जाएगा। तो अभी देखिए जहाँ तक आपने बहुत अच्छी बात अभी पहले भी कही है कि रेट्स को लेकर के जो है धोखाधड़ी हो जाती थी और इस वजह से जो है कृषकों को मैक्सिमम उनको ये लगता है कि हमारी जो फसल है उसका हमें सही दाम नहीं मिल पाता है, इवन आज भी नहीं मिल पाता है। जहाँ तक हम डिफरेंट मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक लोग बोलते हैं कि हमारा अगर कुछ डिफरेंट ग्रेड्स का कोई माल जा रहा है तो उस पर हमारा जो है इक्वली हमको सेम प्राइस मिलता है, लेकिन कुछ एक मंडियों में हमें ऐसा नहीं मिलता है। तो ऐसा वेरिएशन क्यों है सर? जहाँ तक मूल्य की बात की जाए तो मूल्य किसी भी फसल का किसी मंडी में बहुत सारे घटकों के ऊपर निर्धारित किया जाता है कि मंडी में सबसे जो मुख्य इसका जो कंपोनेंट होता है कि मंडी में आवक कितनी है किसी भी उपज की। अच्छा। अगर मंडी में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रेट का निर्धारण किया जाता है कि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और मंडी में सप्लाई किसी उत्पाद की कम है तो सामान्य तौर पे देखा जाता है कि उसके अच्छे रेट किसानों को मिलते हैं और जैसे ही आवक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या डिमांड उसकी कम हो जाती है तो उसका जो फ़र्क है उसके मूल्य के ऊपर पड़ता है। दूसरा एक चीज़ ये प्रायः देखने में आता है कि खासकर बागवानी की फसलों में जिसमें सेब भी शामिल है कि क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस जो मंडी में उपज आ रही है वो किस क्वालिटी की है। अच्छा। वो बहुत ज़्यादा पकी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कच्ची तो नहीं है, क्योंकि सेब के केस में अगर देखा जाए तो इसका जो ज़्यादा कंजप्शन पॉइंट है, इसका उपभोक्ता जो हैं वो हिमाचल से बाहर की जो शहर या महानगर हैं उनमें ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ से उस फसल को उन कंजप्शन पॉइंट्स के ऊपर उन मंडियों तक पहुँचने में भी वक्त लगता है। अगर मंडी हमारी बगीचे में ही अगर फसल हमारी बगीचे में ही तैयार हो गई और मंडी में आते आते वो काफ़ी हद तक पक गई है
तो व्यापारी उसका उतना दाम नहीं देते, क्योंकि जब तक वो व्यापारी उस फसल को जो डेस्टिनेशन मार्केट है, दूर की मंडियां हैं, वहाँ लेके जाते हैं, तब तक वो रास्ते में वो ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारे प्लेन्स में टेम्परेचर है वो सामान्यतः हिमाचल से ज़्यादा होता है, तो उससे उनको घाटा होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो वो उस उपज के ऊपर, उस उत्पाद के ऊपर बोली कम लगाते हैं। या कई बार ऐसा देखने में आया है कि फसल कच्ची ही लोग जल्दी से जल्दी मार्केट को कैप्चर करने के इसमें कि मंडी में अच्छा रेट चला है, विभिन्न माध्यमों से पता लग जाता है, तो वो उसको कच्चा ही मंडी में तोड़ के ले आते हैं। उसका भी क्योंकि क्वालिटी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई होती, तो उपभोक्ता उसको नहीं लेते। जो उपभोग करने वाले लोग हैं वो, क्योंकि जो अगर कोई अपना पैसा उसमें देगा तो उसका मूल्य उसको मिलना चाहिए, तो वो उसका भी मूल्य नहीं देते। तो इसका जो मुख्य कारण जो मंडियों में फिर उसके दामों के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। रेगुलेटेड मंडीज़ में या जो विनियमित मंडियों में जो सरकारी जो कानून के अनुसार ये होता है कि जो भी मंडी में फसल आए उसको या तो खुली बोली द्वारा बेची जाए, क्योंकि कई बार ये शिकायत देखने में आती है कि किसान को रेट का पता नहीं होता। कई बार जैसे हिमाचल के बाहर की मंडियों में सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो उसका रेट और माल के नीचे भी कई बार फिक्स किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। दिल्ली में लोग जाते थे तो इससे बहुत कंप्लेन करते थे। तो हिमाचल प्रदेश की जो मंडियां हैं, जो सरकारी मंडियां हैं, उसमें पूर्ण तरह बैन है। कोई भी जो रेट है वो अगर बहुत सारे उसमें व्यापारी हैं तो वो खुली बोली द्वारा निर्धारित होता है, और कई जगह जैसे उत्पाद कम क्वांटिटी में आता है, कम उसकी मात्रा होती है, तो वो व्यापारी के साथ नेगोशिएशन मेथड से भी डिसाइड हो जाता है। जो मूल्य है, मूल्य डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मुख्यतः निर्भर करता है, लेकिन उसमें जैसे जो प्रक्रिया है वो जो अधिनियम में निर्धारित किया गया जो प्रोसेस है उसी के अनुसार मंडियों में पूरा कार्य किया जाता है। अच्छा, ये सारी बात हो गई कि किस तरीके से रेट्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं और कैसे उन्हें अपना उचित मुनाफा कहें, मूल्य कहें अपनी फसल का, वो उन्हें मिल जाता है। अभी मैं बात करूंगी कि जब फसल एक तैयार होती है तो किन खास बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कृषकों और बागवानों को पैकिंग करते वक्त कि उनका माल या उनका जो सेब का जो उनका उत्पाद है वो सही समय पर और सही से पहुंच सके, सो दैट कि उनको अच्छा प्राइस मिल जाए। ग्रेडिंग और पैकिंग का किसी भी उपज के मूल्य निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान होता है, और जहाँ तक अगर हम सेब की बात करें तो ये इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान बहुत प्रगतिशील हैं, खासकर अगर मैं सेब की बात करूं तो इन्होंने जो भी देश के बाहर की मंडियों में किस तरीके से अपने उत्पाद को प्रदर्शित करना और उसका अच्छा मूल्य लेना है उसके बारे में काफ़ी हद तक जागरूक हैं। तो जो सेब की फसल तैयार होने के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान सभी किसानों बागबानों को रखना चाहिए कि सबसे पहले कि जब भी किसी जैसे फसलों का तुड़ान करते हैं तो उसको सेफ हैंडलिंग उसकी होनी चाहिए। उसमें किसी भी तरह की उसमें इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें दाग नहीं लगा होना चाहिए, ताकि क्योंकि उस टाइम तो तोड़ते वक्त में तो हमें पता नहीं लगता, क्योंकि लेकिन जो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग और जब वो उसका परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसमें वो अगर कोई दाग लगा है तो फसल के ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो जैसे सेब है तो वो खुद तो ख़राब होता है, साथ में जो और सेब है उनको भी ख़राब करता है। इसलिए जब भी फसल तैयार हो तोड़ने में काफ़ी उसमें सावधानी करें। उसके बाद जो अगली प्रक्रिया आती है कि उसको सॉर्टिंग सही तरीके से करें। सॉर्टिंग का मतलब है कि अलग अलग तरह के एक पेड़ के ऊपर अलग अलग तरह के फसल किए तैयार होते हैं। कुछ फसल जो हैं उनको मंडियों में उनका विपणन किया जाता है, और कुछ का जो इस्तेमाल है वो MIS में या प्रोसेसिंग वगैरह इसके लिए किया जाता है। तो सबसे पहले उसकी सॉर्टिंग करें कि आपने मंडियों में कौन सा उत्पाद ले जाना है, और जो MIS में कौन सा उत्पाद देना है, या अपने लेवल के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है, उसके वैल्यू एडिशन करनी है, तो उस तरीके से उन फलों को अलग अलग कर लें। सॉर्टिंग के बाद जो मुख्य इसमें आता है ग्रेडिंग का। तो ग्रेडिंग के सेब में ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइज है, और हिमाचल के बागवान पहले से ही काफ़ी अच्छी तरह ग्रेडिंग कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी तक सेब के 6 ग्रेड सामान्यतः यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज मीडियम स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल और पिट्टू के 6 ग्रेड इसमें निर्धारित किए गए हैं। उनके अनुसार ही ग्रेडिंग उसकी जो बक्से हैं उसमें किए जाते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो तो पैकेजिंग का। पैकेजिंग के मामले में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैकेजिंग में एक माल प्रैक्टिस हिमाचल प्रदेश में हो गई थी कि पहले लोग ऐसा करने लग गए थे कि एक 20 किलो का एक स्टैंडर्ड बॉक्स, होलसेल का बॉक्स माना जाता था, उसमें 25, 30 और कई बार तो 35 किलो तक की भी उसमें पैकेजिंग कर देते थे।
लेकिन ये काफ़ी किसानों ने भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और व्यापारियों को भी इसमें काफ़ी लॉस होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब ये बक्से परिवहन में जाते थे, ट्रांसपोर्ट में जाते थे, तो इनके अंदर के जो सेब दब जाते थे और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती थी। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले साल यूनिवर्सल कार्टन लागू किया प्रदेश में, जिसकी उसमें 2 प्रकार के कार्टन का इस्तेमाल करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अनुसार जो लार्ज मीडियम स्मॉल वाला बॉक्स है वो एक बक्से में जाएगा और एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल और पिट्ठू जो ग्रेड थे वो दूसरे टाइप के बक्से में जाएगा। उसकी बक्से लगभग एक ही डायमेंशंस के होते थे, 500 उनकी लेंथ होती थी, 300 ब्रेड्थ और 310 और 330 उसकी हाइट होती थी। तो ये अधिसूचित किए गए इस प्रकार के यूनिवर्सल कार्टन, और यूनिवर्सल कार्टन पिछले साल लागू करने से किसानों बागवानों को बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा हुआ। एक तो उनके जो फसल थी, जो बक्से कम बक्से होते थे तो बक्से भी ज़्यादा उसमें काउंटिंग में भी ज़्यादा आ गए, और जो मंडी में उनको दाम मिले वो बड़े अच्छे दाम मिले। और पूरे साल की हमने फीडबैक भी अलग अलग जगह से चेक की, तो जो व्यापारी इन फसलों को इन यूनिवर्सल कार्टन में ले जाते थे तो उनके भी अच्छे रिस्पांस हमें अलग अलग मंडियों से प्राप्त हुए। तो ये एक बहुत अच्छा जो सरकार का निर्णय था, जिससे किसान बागवानों को फ़ायदा हुआ। ग्रेडिंग करने के बाद जो अगला स्टेप हमारा आता है उसकी लेवलिंग करने का, कि जो भी बक्से में सेब जा रहा है तो उस बक्से की प्रॉपर तरीके से लेवलिंग की जाए, क्योंकि कौन सी वैरायटी का सेब उसमें भरा हुआ है, कौन सी ग्रेड का सेब भरा हुआ है और कहाँ से वो सेब किस बगीचे से आ रहा है, ये एक ट्रेसिंग के लिए भी एक काफ़ी उपयोगी लेबलिंग का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो लेबलिंग अगर अच्छे तरीके से की हो, देखने में कोई बक्सा सुंदर लग रहा है तो जो उसके खरीदने वाले व्यापारी हैं वो भी उसका अच्छा मूल्य देते हैं, और जो अंतिम में इसका ब्रांडिंग आती है। हिमाचल का जो सेब है वैसे ही काफ़ी पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में मशहूर है, और ख़ासकर जैसे किन्नौर का सेब हम मानते हैं तो इसकी अपने आप ही एक ब्रांडिंग है कि जहाँ भी किन्नौर का सेब लिखा हुआ किसी बक्से में जाएगा तो लोग इसका अच्छा दाम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो किसानों बागवानों को जो फसल तैयार होने के उपरांत और मंडी में ले जाने से पहले इन चीज़ों का अगर वो ध्यान रखेंगे तो पूरी इसकी विपणन की श्रृंखला है उसमें सेब की एक तो फसल भी अच्छी रहेगी और उनको अच्छे दाम मिलेंगे और उपभोक्ताओं को अच्छा जो सेब है वो खाने को मिलेगा। काफ़ी डिटेल में आपने बता दिया कि किस तरीके से पैकिंग की जाए, लेबलिंग की जाए, और मुझे लगता है कि जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो गया होगा। एनीहाउ अभी मैं बात करूँगी मार्केटिंग की। जैसे हमारा आज है ही हिमाचल में सेब विपणन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें मार्केटिंग की डिफरेंट एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं जो कि स्पेशलिस्ट प्रोफेशन में हैं? अगर हम जैसे मार्केटिंग के पूरे वातावरण की बात करें तो मार्केटिंग किसी एक एजेंसी के साथ नहीं जुड़ा होता। ये एक बहुत अलग अलग एजेंसियां इस पूरी के पूरी इकोसिस्टम में काम करती हैं। उसमें जो मुख्य एजेंसी जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा जो मंडियां स्थापित की गई हैं उनमें एक काफ़ी, क्योंकि लगभग अगर हम सेब की बात करें तो लगभग 50% का जो सेब है वो इन मंडियों द्वारा हैंडल किया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जैसे मैंने अधिनियम की बात की थी कि 2005 में इस अधिनियम में ऐसे प्रोविज़न किए गए थे कि सरकारी मंडियों के साथ प्राइवेट लोग भी इस फील्ड में आएँ और उससे एक प्रतिस्पर्धा आपस में बनी रहे। तो इसके लिए प्रदेश में काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर की भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई। उसमें कई लोगों ने, जैसे अदानी ने अपने सीए स्टोर बनाए हैं, वो भी खरीदारी करते हैं, और कई बायर एंड सेलर का भी लोग लाइसेंस लेते हैं, जिसमें वो लोग जैसे रिलायंस वाले यहाँ परचेज़ करके जाते हैं, बिग बास्केट के लोग खरीद के अपने जो भी उनका वितरण सिस्टम है उसमें वो लेके जाते हैं। तो HPMC हिमाचल प्रदेश सरकार का ही एक उपक्रम है जिसमें प्रोसेसिंग के ऊपर मुख्य तरह से ध्यान दिया जाता है, और कई लोग फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू भी सेब की जो फसल है उसका विपणन करते हैं। इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अधिनियम में जो कोई भी मार्केट फंक्शनरी बिजनेस में काम करना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है।
अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जो सरकारी मंडियां हैं, एपीएमसी की मंडियां हैं, उसमें जो उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है वो वहाँ के सचिव द्वारा उनका किया जाता है। और मंडी से बाहर का अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन करानी है, लाइसेंस बनाना है, तो उसके लिए जो उपनिदेशक कृषि विभाग के हैं उनको शक्तियाँ दी गई हैं, वो इनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। हिमाचल में जैसे मैंने कहा कि पूरे सेब का जो व्यापार है वो किसी अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो कोई भी लोग इस फील्ड में ट्रेड अगर करना चाहें, वो चाहे कमीशन एजेंट का काम करना चाहें, चाहे बायर एंड सेलर का काम करना चाहें, चाहे फॉरवर्डिंग एजेंट का काम करना चाहें, स्टोरेज प्रोसेसिंग का भी, स्टोरेज का भी काम करना चाहें, उन सब को जैसे मैंने एपीएमसी के सचिव जो एपीएमसी में काम करें उनसे लाइसेंस बनाने की आवश्यकता है। और ये जो मंडियों से बाहर का है, जो कृषि उपनिदेशक कृषि हैं, वो इसका लाइसेंस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी मंडियों की प्रतिस्पर्धा में प्राइवेट मंडियां भी हिमाचल प्रदेश में कुछ कार्य कर रही हैं। उसके लिए जो निदेशक कृषि विभाग के वो एक लाइसेंस देते हैं, उसके अनुसार लाइसेंस प्रदान करने के उपरांत वो प्रदेश में अपना व्यापार कर सकते हैं। जी, तो अभी आपने बहुत अच्छे से बताया लाइसेंस का। तो जिस तरीके से लाइसेंस है, क्या ये ऑफलाइन मोड पर ही अप्लाई किए जाते हैं कि ऑनलाइन मोड पर भी इसका कुछ प्रावधान जहाँ तक रहता है? जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत मंडी समितियाँ रजिस्ट्रेशन करती हैं, लाइसेंस बनाती हैं, वो हमारा पूरा प्रोसेस ऑनलाइन तैयार किया गया है। और जब कोई उसमें अप्लाई करता है तो वहाँ से लेके उसकी अप्रूवल और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने तक की पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की जाती है। कृषि विभाग में अभी तक ऑफलाइन तरीके से ही लाइसेंस बनाए जाते हैं और भविष्य में ये कोशिश की जा रही है कि सारी की सारी जो सुविधा है वो ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी जाए। अच्छा, ई नेशनल मार्केटिंग जो है, ये इसका क्या सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा काइंडली बताएं। जैसे कि व्यापार की नई नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, आजकल हम सारे देखते हैं कि एक दुकानों के अतिरिक्त ऑनलाइन शॉपिंग का भी एक सिस्टम चला हुआ है, कॉन्सेप्ट चला हुआ है, और काफ़ी तेज़ी से वो अपना बिजनेस उस तरीके से बढ़ रहा है। उसी प्रकार कृषि के विपणन में भी जो भारत सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम ई नाम के तरीके से जानते हैं। उसमें जो मंडियां हैं, जो भी किसान बागवान ऑनलाइन तरीके से मंडियों में अपना जो सेब है उसको बेच सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मंडियों में जो व्यापारी हैं उनकी संख्या निर्धारित होती है, उन्हीं व्यापारी जो हैं वो बोली में भाग लेते हैं और रेट फिक्स करते हैं। अगर व्यापारियों की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बोली के चांस ज़्यादा होते हैं, मंडी में उसका रेट ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ई नाम स्कीम लॉन्च की गई थी। अभी जैसे हिमाचल की मंडियों को इसमें जोड़ा गया, हिमाचल में टोटल जो 26 मंडियां इसमें ई नाम पोर्टल के साथ जोड़ी जा चुकी हैं, और 12 मंडियां और अभी भविष्य में इसके साथ जोड़ी जाएंगी, जिसमें किसान ऑनलाइन अपना उत्पाद इन मंडियों के माध्यम से बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये मार्केटिंग का भी एक अच्छा ज़रिया है, और जैसे देखा जा रहा है कि एक क्रांति है आजकल जो है नेटवर्क से, अगर मैं बात करूं या फिर मैं इंटरनेट की मैं बात करूं, तो काफ़ी हद तक जो है ये हेल्पफुल भी रहता है। तो इसी तरीके से ई ट्रेडिंग भी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ई ट्रेडिंग में जैसे कि जो ई नाम है वे भी एक ट्रेडिंग की ही एक फॉर्म है, लेकिन अगर कोई लोग जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की तरह भी कमोडिटी ट्रेडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट उसमें होता है, जिसमें जो वेयर हाउस रिसिप्ट्स के बारे में ट्रेडिंग की जाती है। तो जो अधिनियम में ये भी प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई ई ट्रेडिंग की कोई एजेंसी अगर उसमें काम करना चाहे तो वो निदेशक कृषि के पास आके अपना एप्लीकेशन फॉर्म देके वहाँ से उसका लाइसेंस लाइसेंस ले सकती है, और ई ट्रेडिंग के द्वारा भी वो अपना जो उत्पाद है वो बेच सकते हैं। इसकी एक फॉर्म में और बताऊँ, जैसे कि मैंने कहा कि बिग बास्केट या दूसरी कंपनियां हिमाचल प्रदेश में सेब का व्यापार करती हैं, वो भी ई ट्रेडिंग के माध्यम से भी, लेकिन उसका जो लिंक है वो कंज्यूमर के साथ, उपभोक्ताओं के साथ ज़्यादा है। अभी तक उन्होंने फार्मर्स के साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं वो अभी तक पूर्णतः नहीं हो पाया है, और भविष्य में हम ये उम्मीद करते हैं कि उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक जो सारी प्रोसेस है वो ई ट्रेडिंग से माध्यम से शुरू हो जाएगी। चलिए, हम धीरे धीरे जो है आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, और मैं एक सवाल आपसे चलते चलते करना चाहूँगी कि अगर हम कृषि विपणन की बात करते हैं तो उसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी को जो है किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि
कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग हितधारक हैं, उनको किस तरीके से लाभ पहुंचे, इसमें कंपटीशन का एक बहुत ज़रूरी रोल आता है। हिमाचल प्रदेश की मंडियां जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से काम करती हैं, प्रतिस्पर्धा के लिए जैसे कि प्राइवेट मंडियां भी इसमें आ रही हैं, और उस जो प्राइवेट मंडियां आ रही हैं वो नई नई टेक्नोलॉजीज इस ट्रेडिंग के सिस्टम में ला रही हैं। जिस तरीके से ये ज़्यादा इनकी भागीदारी बढ़ेगी तो जो रेगुलेटेड मंडियां जो मंडी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं उसमें भी जो किसानों और बागवानों को अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और प्रतिस्पर्धा के जो वातावरण होता है उसमें सभी हितधारकों का इसमें फ़ायदा होता है। चलिए, आप यहाँ पर आए अनिल सर, और आपने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है कृषक और बागवानों तक पहुँचाई, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं इस वक्त जो है कृषि दर्शन कार्यक्रम। आप ये कार्यक्रम जो है देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, और आप दूरदर्शन हिमाचल को जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं इसे, फेसबुक पे देख सकते हैं, और एक्स हैंडल पर भी आप इसे देख सकते हैं। आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने हिमाचल का चैनल आप ज़रूर पहुंचाएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दें हमें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, नमस्कार।